हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। अब मैं तुम लोगों के लिए एक नई मानवा लेके आया हूँ और ये सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। मतलब मुझे तो अच्छी लगी क्योंकि ये ज्यादातर थोड़ी सी ज़ॉम्बी पेट से सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा सिमिलर है। ठीक है, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे स्टोरी पे चलते हैं। कहानी की शुरुआत हमें जूनियर बीस्ट टेमिंग स्कूल का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर कोई चिल्ला रहा होता है क्लास में बीस्ट मास्टर एग्जाम होने वाला है, जिसको एक हफ्ते से भी कम समय बचा है और कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट होने वाला है। यहाँ एक क्लास में टीचर सभी बच्चों को बता रहा होता है कि सभी लोगों ने अपने फर्स्ट बीस्ट को तो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आज सब लोग अच्छे से रेस्ट कर लेना ताकि कल का असाइनमेंट सब लोग अच्छे से दे पाओ। देन वो इस क्लास को डिसमिस कर देता है। क्लास डिसमिस होते ही सारे बच्चे बाहर जाने लगते हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है, तो दूसरा कहता है वो तो होनी चाहिए, हमारी अभी की ताकत के हिसाब से तो हमें अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनने में भी डिफिकल्टी होगी, और अगर तुम एडवांस बीस्ट मास्टर अकेडमी में जाने की सोच रहे हो तो सोचो ही मत। पर यहाँ सब दुखी नहीं थे, एक बंदा तो यहाँ बहुत खुश था और वो कहता है कि मेरा गोल है इसी सिटी की एक अकेडमी में जाना, भले ही मैं यहाँ पर टॉप टियर बीस्ट मास्टर अकेडमी में ना जा सकूं, पर यहाँ नॉर्मल अकेडमी में जाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उसी के बगल में एक बंदा तो बिल्कुल सदमे में था, वो तो अपना सर पकड़ के कहता है अगर मैंने अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम को पास नहीं कर पाया तो मैं तो अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक ऑर्डिनरी पर्सन ही बन के रह जाऊंगा। उसके पीछे ही अपना एमसी बैठा हुआ था, वो चुपचाप सोचता है कि बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट होने वाला है, पर इसका मेरे साथ क्या ही लेना देना है एक ऑर्डिनरी सा टाइम ट्रेवलर से। हाँ, बस एक हफ्ते पहले ही मैं स्पेस में ट्रेवल करते करते इस बॉडी में आके फंस गया हूँ। मेरे इस बॉडी के प्रीवियस ओनर की मेमोरीज के हिसाब से मुझे इस वर्ल्ड की थोड़ी बहुत जानकारी तो मिल ही गई थी। कई 100 सालों पहले एक डिजास्टर के दौरान इस वर्ल्ड में कई सारी रिफ्ट ओपन होने लगी, जिनके अंदर से कई सारे खतरनाक बीस्ट बाहर आए, जिन्होंने इंसानियत को लगभग खात्मे के कगार पे ही पहुंचा दिया। पर इंसानियत ने भी पलटवार किया और ये जंग कई 100 सालों तक भी चली। पर इस जंग के दौरान कुछ इंसानों ने कुछ ऐसी टेक्निक्स को डेवलप किया जिनसे वो इन बीस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें अपने लिए फाइट भी लड़वा सकते हैं, और ये टेक्निक पूरी दुनिया में वायरल हो गई और ऐसे ही जन्म हुआ बीस्ट मास्टर प्रोफेशन का, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल तक है। वर्ल्ड लेवल मतलब 99% लोग बीस्ट मास्टर ही बनना चाहते हैं। तो अब इस बीस्ट टेमिंग के एरा में नेचुरली बीस्ट मास्टर स्टेटस और रैंक का सिंबल बन चुके हैं। ऐसा भी कहा जा सकता है कि अगर तुम बीस्ट मास्टर बन चुके हो तो तुम एलाइट सोसाइटी में भी इंटर कर चुके हो, और इस दुनिया में जवान लोगों का सिर्फ एक ही सपना होता है, एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बनना। इस दुनिया में कोई भी जवान इंसान जो 18 या उससे ज्यादा की उम्र का होता है वो अपने फर्स्ट बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि तुम्हारी सोल की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है, जितनी ताकतवर तुम्हारी सोल स्ट्रेंथ होगी तुम उतने ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट को टेम कर पाओगे। पर यहाँ एमसी कहता है इन सब का मुझसे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरे इस बॉडी में आने से पहले ही इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर ने अपने पहले बीस्ट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। हाँ, ये छोटी सी स्नोबॉल जो कि इंसान और जानवरों के लिए बिल्कुल ही हार्मलेस है, बस ये एक चीज जानती है, क्यूट एक्टिंग करना। ना सिर्फ ये हार्मलेस है बल्कि ये और इवॉल्व भी नहीं कर सकती। ये सब याद करते हैं एमसी तो बिल्कुल ही डिप्रेशन में जा चुका था और वो सोचता है क्या मैं अब अपनी पूरी जिंदगी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह बिताने वाला हूँ। और वो एकदम उदास होते हुए कहता है हे भगवान, ऐसे और कोई अगर ट्रेवल थ्रू करके आता है तो उसके पास कोई गोल्डन फिंगर होती है, या फिर वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करेंगे, और मेरे को देख लो यार, मैं इतना घटिया क्यों, मेरी गोल्डन फिंगर कहाँ है। तो ये पीछे से कुछ लोग आते हैं और वो हंसते हुए एमसी के कंधे पे हाथ रखते हैं और वो कहते हैं लिंजी, इसके बारे में सोचो ही मत, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम बीस्ट मास्टर ना बन पाओ, तुम नॉर्मली एक ऑफिस वर्कर भी बन सकते हो, ये उतना भी बुरा नहीं है क्योंकि तुम्हें बाहर आके कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे ये लोग हंसने लग जाते हैं। तभी इसके पीछे का मोटा बंदा भी कहता है हाँ, इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम अपनी स्नोबॉल को ले जाके एक आइसक्रीम स्टॉल खोलो तो मुझसे भी अच्छी कमाई कर सकते हो। और तुम लोगों को लग रहा हो कि ये अपने एमसी को दिलासा दे रहे हैं, दिलासा नहीं, ये अपने एमसी को ताना कस रहे हैं, जिससे अपना एमसी भी क्लस जा रहा था। तभी एमसी के सर पे दो सिस्टम की नोटिफिकेशन विंडो आ जाती है। एक में लिखा था कि सिस्टम की चार्जिंग कंप्लीट हो गई है, तो अब सिस्टम को एक्टिवेट किया जा रहा था, और दूसरी पे लिखा था कि एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गई है, अब अचीवमेंट सिस्टम को ऑफिशियली लॉन्च किया जा रहा है। और अपना एमसी कहता है क्या ये तो गोल्डन फिंगर है, मैं इतने टाइम से इस दुनिया में था, ये तब तो नहीं आई और अब ये आ गई क्योंकि उसका रिचार्ज हो गया। फिर अगले ही पल वो खुशी के मारे नाचने लग जाता है और वो कहता है कि होली शिट, ये फाइनली आ तो गया, प्लीज अब मेरे साथ ही रहना, कहीं मत जाना। अगले ही पल एक स्टेटस विंडो में लिंजी की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जहां पर उसकी फिजिक 1.0, स्पिरिट 0.8 है, लेवल उसका नन है, मतलब कि अभी तक 1 लेवल पे भी नहीं है वो। स्पिरिट पावर 80 आउट ऑफ 80 और स्पिरिट टेक्निक कोई भी नहीं है, मतलब कि नन। और उसकी पेट बीस्ट है लिटिल स्नोबॉल, और उसकी अचीवमेंट पॉइंट भी कोई नहीं है, और उसकी नोट में लिखा है कि ऑर्डिनरी पर्सन के पास भी 1 फिजिक और 1 स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट होता है। और यहाँ एमसी एकदम लालची भेड़िए की तरह स्टेटस विंडो में ऐसे ही क्लिक करने लगता है और सारी इंफॉर्मेशन पता करने लगता है। नोटिफिकेशन में लिखा था कि अचीवमेंट पॉइंट और बोनस आइटम्स तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम कोई अच्छी अचीवमेंट कंप्लीट करोगे, और अचीवमेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके तुम बीस्ट की ग्रोथ बढ़ा सकते हो, खुद की ग्रोथ बढ़ा सकते हो, नई नई स्किल्स को अनलॉक कर सकते हो, और सब कुछ ही कर सकते हो अचीवमेंट पॉइंट से। ये देख के लिंजी भी बहुत खुश होता है और वो कहता है ये अचीवमेंट पॉइंट्स तो सच में ऑसम है, और मेरी लिटिल स्नोबॉल का क्या,
क्या अपना कहने भर की देर थी, स्नोबॉल की स्टेटस विंडो भी उसके सामने ही ओपन हो जाती है, जहाँ पर उसका नाम बताया गया था लिटिल स्नोबॉल। उसका एट्रीब्यूट है आइस, और मैं यहाँ पहली बार किसी मांगा के अंदर एमसी के पास आइस एट्रीब्यूट को देख रहा हूँ। वैसे क्या तुम लोगों को कोई एमसी पता है जिसके पास मेन एट्रीब्यूट आइस हो? कमेंट सेक्शन में बताओ। यहाँ स्नोबॉल का लेवल है रैंक 1 स्टेज 1 पे। ग्रोथ रेट है 23.48%। उसकी स्किल है कोल्ड एयर ब्रेथ, मतलब कि वो ठंडी सांसें भर सकती है, और ये अपनी स्किल्स को फाइटिंग करते करते इंक्रीज कर सकती है और एनर्जी से भरे हुआ खाना खा के इंक्रीज कर सकती है। और यहाँ एक नोट में बताया गया था ग्रोथ रेट जैसे ही 100% हो जाएगा वैसे ही इवोल्यूशन ट्रिगर हो जाएगा, और इवोल्यूशन होने के बाद उसका लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ एमसी भी यही सोच रहा था कि ग्रोथ रेट 100% हो जाएगा तो ये इवॉल्व हो जाएगी, पर यहाँ के लोग तो ये कहते हैं कि स्नोबॉल्स कभी इवॉल्व ही नहीं कर सकती। लिंक्सी ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो ओपन होती है जहां पर उसकी स्नोबॉल के लिए 2 इवोल्यूशन रूट्स बताए जाते हैं। पहला था जायंट रूट, जिसके अंदर इवोल्यूशन होने के बाद उसकी फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, वो मिडिल कॉम्बैक्ट फाइट्स में बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, उसकी फोकस इंप्रूव होगा, पर इससे उसका स्नो के ऊपर कंट्रोल वो कम हो जाएगा। इससे वो एक स्नो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उसका पोटेंशियल रैंक 5 तक का हो जाएगा। और दूसरा इवोल्यूशन रूट है एक क्वीन रूट। इस इवोल्यूशन मेथड के अंदर उसकी आइस के अंदर एफिनिटी और टैलेंट बहुत इंक्रीज हो जाएगा। उसका फोकस होगा स्पेल कास्टिंग एबिलिटीज के अंदर, पर उसकी वीकनेस होगी मेले कॉम्बैक्ट में। इससे वो एक आइस क्रिस्टल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी और उसका पोटेंशियल किंग रैंक तक का हो जाएगा। ये देख के एमसी भी समझ जाता है कि स्नोबॉल तो कभी इवॉल्व कर ही नहीं सकती थी, ये तो सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिडन इवोल्यूशन रूट्स हैं। देन वो अपनी स्नोबॉल को सहलाते हुए कहता है कि अगर मैं इस रास्ते पे चलूं तो मुझे अपना आइसक्रीम स्टॉल खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हो सकता है कि मैं एक बीस्ट मास्टर भी आराम से बन पाऊं। और वो सोचता है कि अगर मैं क्वीन रूट को चुनूं तो उसका पोटेंशियल किंग रैंक का है। देन वो एक स्वैग भरी स्माइल देते हुए कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। देन उसके सामने एक और नोटिफिकेशन विंडो के अंदर क्वीन रूट की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। इसके लिए स्नोबॉल का ग्रोथ रेट 100% करना पड़ेगा, और यहाँ पर उसे चाहिए 20 लो लेवल आइस एलिमेंट एसेंस और एक स्पिरिट जेट। देन एमसी सिस्टम में उंगली करते हुए कहता है कि पहले मैं स्नोबॉल को अचीवमेंट पॉइंट से अपग्रेड करने की कोशिश करूंगा। पर तभी एक और नोटिफिकेशन में उसके सामने 3 क्वेस्ट अपीयर हो जाती हैं। पहली क्वेस्ट में था कि अपनी पहले बेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। इसके अचीवमेंट में उसे 10 अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे और एक स्पिरिट क्रिस्टल मिलेगा। ये रिवॉर्ड अभी तक क्लेम नहीं किया गया है। और दूसरा क्वेस्ट थी बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट को कंप्लीट करके फर्स्ट बैप्टिज्म को कंप्लीट करना है, जिससे उसे 200 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट क्रिस्टल मिलेगा। और तीसरे क्वेस्ट में उसे किसी भी एकेडमी से एडमिशन नोटिस पाना है, इससे उसे 300 अचीवमेंट पॉइंट्स, एक स्पिरिट क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल मिलेगा। ये देख के एमसी कहता है मैं इनमें से एक क्वेस्ट के रिवॉर्ड को कलेक्ट कर सकता हूँ। देन वो अपने रिवॉर्ड को क्लेम करता है, जिससे उसे 100 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट क्रिस्टल मिलता है। देन वो 100 अचीवमेंट पॉइंट को स्नोबॉल के ऊपर यूज करने लगता है, जिससे स्नोबॉल के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है, और लाइट के साथ साथ स्नोबॉल के आसपास एक अजीब सा एनर्जी सर्कल बन गया था। और यहाँ एक नोटिफिकेशन में अभी उसकी रैंक 1 स्टेज 1 था और उसका ग्रोथ पोटेंशियल बस 23.48% था, तभी वो सक्सेसफुली लेवल अप कर जाती है। और अब भी वो रैंक 1 पे है, पर वो स्टेज 2 पे पहुंच गई है और उसका ग्रोथ पोटेंशियल 100% हो गया है। ये देख के खुशी के मारे लिंक्सी स्नोबॉल को उठा लेता है और वो कहता है ये तो सच में काम कर रहा है। एक नोटिफिकेशन में बताया गया था कि वहां पर 77 अचीवमेंट पॉइंट्स यूज हो चुके हैं और अब भी 23 अचीवमेंट पॉइंट्स बचे हुए हैं। और यहाँ स्नोबॉल के अंदर से बहुत ज्यादा साइनी लाइट निकल रही थी, वो एकदम से गायब हो जाती है। इससे एमसी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो स्नोबॉल का चेहरा भी काटते हुए कहता है अरे वो डेजलिंग लाइट कहाँ गई, वो सारा इफेक्ट इतनी थोड़ी सी देर के लिए था, ये तो कितना ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। और वो सोचता है कि मुझे अब भी आइस एलिमेंट एसेंस और एक स्पिरिट जेट ढूंढना पड़ेगा, इवोल्यूशन की हेल्प से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा, पर मुझे इतना तो पता है कि ये चीजें सस्ती तो नहीं है। देन वो उठ के क्लास के बाहर जाने लगता है और वो सोचता है कि मैं पहले जाके थोड़े पैसे निकाल के लाऊंगा, देन पेट शॉप पे जाके मटेरियल्स खरीदूंगा। पीछे उसके दोस्त अब भी ताने कस रहे थे, पर एमसी अपनी स्नोबॉल से कहता है ऐसे कचरों पे ध्यान नहीं देते, कल का क्वालिफिकेशन एग्जाम तुम्हारे ऊपर ही है। ये सुनकर उसकी स्नोबॉल भी बड़े प्यार से मियाओ कर देती है और ये सच में बहुत क्यूट है। अपने आप को ऐसे इग्नोर हुआ देख के तो इसके अंडे बाहर आ जाते हैं और वो कहता है क्या ट्रेस, क्या बोला तूने। और यहाँ ये सच में गुस्से में एक डीमन की तरह लग रहा था। और अपना एमसी सोचता है इसकी जंग फैमिली इस शहर की सेकंड लार्जेस्ट फैमिली है, अभी तो मैं इसके आमने सामने फाइट नहीं कर सकता, पर आगे क्या होगा वो तो समय ही बताएगा। और वो बढ़िया स्वैग में अपनी शर्ट ठीक करते हुए कहता है कि कौन कचरा है, ये तो अब बीस्ट मास्टर एग्जाम में पता चल ही जाएगा। ये सुन के ये बंदा अपनी सांस रोक लेता है और वो एकदम से बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है। ये लोग हंसते हंसते एमसी और स्नोबॉल का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि स्नोबॉल यहाँ इवॉल्व ही नहीं कर सकती और ये लोग रिकमेंड करते हैं कि तुम्हें बीस्ट मास्टर असाइनमेंट में पार्ट भी नहीं लेना चाहिए। ये लोग यहाँ मजाक ही उड़ा रहे थे, तभी पीछे से एक आवाज आती है, जियांग हाओ, और हमें दिखाते हैं ये
बहुत ही ज्यादा सुंदर सी लड़की है और वो कहती है अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे जा रहे हो। इस लड़की का ये एटीट्यूड देखने के बाद भी दोनों बिल्कुल नहीं रुकते और ये एमसी का मजाक उड़ाना चालू रखते हैं और ये मोटू तो इतना भी बोल देता है मिस ग्वेन को ऐसे लूजर्स के साथ नहीं आना चाहिए, आपको आना है तो हमारे ब्रदर हाउ के पास आओ। पर ये सब सुनने के बावजूद एमसी पीछे मुड़ जाता है और वो कहता है कि मिस निंग आपको ऐसे बेवकूफों से आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं है, जब समय आएगा तो ये लोग खुद समझ जाएंगे। वैसे मुझे आज पहले पेट स्टोर जाना है तो आप पहले आज घर जा सकती हो। तो ये लड़की भी इसके लिए हाँ कर देती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है, एमसी स्टोर पे होके अपना सीधा घर ही जा रहा है और वो कहता है कि यहाँ इवोल्यूशन मटेरियल्स इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं, मेरे पूरे महीने की बचत किए हुए सारे पैसे एक ही बार में खत्म हो गए। तभी पीछे से एक आवाज आती है ब्रदर लिंजी, तुम वापस आ गए। तो अपना एमसी पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर आनिंग ही खड़ी थी और वो पूछती है कि मेरी मॉम ने आज पूछा है कि क्या तुम डिनर के लिए आज रात को आने वाले हो। तो यहाँ एमसी कहता है हाँ ठीक है तो मैं आज आ जाऊंगा। देन लड़की थोड़ा शर्माते हुए अपने बालों को संवारते हुए कहती है ब्रदर लिंजी। देन वो बड़े प्यार से पूछती है कि कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। और जब इतने प्यार से कोई लड़की तुम्हें बुलाए तो तुम कैसे मना कर सकते हो। तो अपना एमसी भी कहता है ऑफ कोर्स, आखिर मुझे भी तो बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम में पार्ट लेना है। ये सुन के ये लड़की बहुत ज्यादा खुश आती है और वो कहती है सच में ये तो बहुत अच्छी बात है ब्रदर लिंजी, तो आप ध्यान रखना कि आप जांग हो और उसकी गैंग को एक अच्छा सा सबक सिखाओ। तो लिंजी भी एक थम्स अप दिखाते हुए कहता है तुम बिल्कुल ये सब मुझ पे छोड़ सकती हो। तो ये लड़की कहती है ठीक है तो अब अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। तो एमसी भी हाँ कर देता है और ये लोग टाटा बाय बाय करके चले जाते हैं। देन एमसी अपने घर में आ जाता है और उसने अभी स्नोबॉल को घर में ही छोड़ रखा था। देन वो स्नोबॉल के इवोल्यूशन मटेरियल्स को देखते हुए कहता है कि ये सारे इवोल्यूशन मटेरियल बहुत ज्यादा महंगे हैं और वो स्नोबॉल से कहता है कि पता नहीं जब तुम लेवल अप कर जाओगे तो मैं कितने ज्यादा महंगे महंगे मटेरियल्स लगेंगे। पर यहाँ स्नोबॉल तो बिना कुछ सोचे समझे म्याऊ म्याऊ ही कर रही थी। देन एमसी स्नोबॉल के इवोल्यूशन मटेरियल स्नोबॉल की तरफ फेंक देता है और वो कहता है कि इन्हें खा लो छोटे बच्चे और अब जल्दी से इवॉल्व हो जाओ। और ये स्नोबॉल भी बड़े प्यार से क्यूट तरीके से उछल उछल के सब कुछ खा रही थी और इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी। तो एमसी भी कहता है हे आराम आराम से खाओ, इतनी जल्दीबाजी क्या है, कोई तुमसे कंपटीशन थोड़ी करने वाला है। पर तभी यहाँ स्नोबॉल की बॉडी बड़ी होने लगती है, उसमें से बहुत ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है और स्नोबॉल भी अपने क्यूट अंदाज में एक डकार मारती है। तो अपना एमसी भी समझ जाता है कि क्या ये इवॉल्व करने वाली है और अपनी क्यूट स्नोबॉल के अंदर से इतना ज्यादा ग्लो निकल रहा था कि यहाँ एमसी से ये झेला भी नहीं जा रहा था। पर तभी उस स्नोबॉल के अंदर से हाथ पैर बाहर आने लगते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा धुंधी धुंध फैलने लगती है और ये धुंध जैसी हटती है हमारे एमसी के घबराए हुए चेहरे के सामने एक ह्यूमनॉइड फॉर्म में अपनी स्नोबॉल खड़ी थी और इस टाइम पे वो क्यूट होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रही है। और अब हमें हमारी प्यारी स्नोबॉल का इंट्रोडक्शन भी दिया जाता है जिसका नाम अब आइस क्रिस्टल स्पिरिट हो गया है, पर मैं तो इसे स्नोबॉल ही बुलाऊंगा। स्नोबॉल का एट्रीब्यूट अभी आइस है, ये रैंक 2 स्टेज 2 पे पहुंच गई है, इसका ग्रोथ रेट अब 0% पे हो गया है। इसके पास 2 स्किल्स आई हैं, पहली है आइसिकल और दूसरी है एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन। ये तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। और अभी इसमें बताया गया है कि ये क्वीन इवोल्यूशन रूट पे है, इसका नेक्स्ट इवोल्यूशन होगा स्नो मेडन के अंदर। इसके लिए उसे ग्रोथ रेट 100% चाहिए, 20 इंटरमीडिएट आइस एलिमेंट एसेंस चाहिए और 1 हार्ट ऑफ द आइस एंड स्नो चाहिए। और एमसी इवोल्यूशन को सक्सेसफुल हुआ देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये आइस क्रिस्टल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्म हो गई। और वो ये देख के बहुत हैरान हो गया था क्योंकि वो रैंक 2 स्टेज 2 पे पहुंच गई है। और स्नोबॉल को देख के उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, वो सोचता है कि ये पूरे एक लेवल से इंक्रीज हो गई। और वो हमें बताता है अभी के टाइम पे सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट पेंघाई नंबर 1 मिडिल स्कूल में एक एवरेज बच्चे के बीच की स्ट्रेंथ रैंक 1 के 3rd या 5th स्टेज के बीच में ही होती है, आसपास ही होती है। पर अपने एमसी के सीधा ही रैंक 2 पे पहुंच गई है। तभी हमारी प्यारी ही स्नोबॉल एमसी को जाके गले लगा लेती है और यहाँ एमसी को बहुत ज्यादा ठंडी सी लगने लगती है। और अपना एमसी सोचता है इसके पास में रहने से मुझे कितनी ठंडी लग रही है। और उसने उसके घर में भी बिल्कुल ठंडी ठंडी कर दी थी। और ठंडी से याद आया, तुम लोगों के क्या हाल चल रहे हैं ठंडी में। अभी मैंने सुना है कि ऐसे तो कई कई जगह हो रही है जहाँ पर आसपास कोई देख भी नहीं पा रहा है, इतना ज्यादा कोहरा हो रहा है। तुम लोग भी बताओ कि तुम्हारे शहर में कैसे हाल चाल है। ठीक है, तुम लोग सब कमेंट में बताना। और अब चलो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ एमसी सोच रहा था इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ गई। तभी एक नोटिफिकेशन आती है कि तुम्हारा पहला इवोल्यूशन सक्सेसफुल हो गया, इसके लिए तुम्हें 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल भी मिला है। ये देख के तो अपना एमसी बहुत खुश होता है और वो सिस्टम की तारीफें करते हुए इन सारे रिवॉर्ड्स को क्लेम कर लेता है। फिर हमें स्पिरिट क्रिस्टल और स्ट्रेंथ क्रिस्टल के बारे में बताया जाता है। स्पिरिट क्रिस्टल डायरेक्टली तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, इसी से पता चलता है कि तुम कितने स्पिरिट बीस्ट रख सकते हो और इन स्पिरिट बीस्ट का कितना लेवल हो सकता है। और स्ट्रेंथ क्रिस्टल डायरेक्टली तुम्हारी फिजिकल फिटनेस को इंक्रीज कर देता है और ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देन एमसी अपने स्ट्रेंथ क्रिस्टल को निकालता है और सीधे ही अपने मुंह
मुंह में रख लेता है और जैसे ही वो ये करता है उसे अंदर से अजीब सी फीलिंग्स आने लगती है और एकदम से उसके अंदर से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग ऑरा रिलीज होने लगता है और यहाँ वो एक खतरनाक सा डीमन ही लग रहा है। देन हमें इसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है जहां पर उसकी फिजिक 1 से 2 हो गई है, उसकी स्पिरिट इंक्रीज होकर 0.8 से 1.8 हो गई है, उसकी स्पिरिट पावर 80 से 180 हो गई है, उसका पेट वेरिस्ट अब भी आइस क्रिस्टल स्पिरिट है और उसके पास अचीवमेंट पॉइंट 123 है। और ये फील करने के बाद एमसी सोचता है कि मुझे अब बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के अंदर से धीरे धीरे ताकत का झरना बह जा रहा है। क्या तेरी बॉडी में झरना बह रहा है? ये सुनने में इतना अजीब क्यों लग रहा है? और यही सोचते हुए एमसी अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए दीवार में एक पंच मारता है और अनएक्सपेक्टेडली उस दीवार में ही छेद हो जाता है। और ये देख के एमसी सोचता है भले मुझे डायरेक्टली किसी फाइट में एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती पर फिर भी फिजिकल फिटनेस ज्यादा हो तो तुम्हारी खतरे के टाइम बचने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज जाते हैं। देन हमें यहाँ स्नोबॉल को दिखाते हैं जो कि एमसी के पैरों से चिपक जाती है और वो ऐसे एक्ट करने लगती है जैसे उसे नींद आ रही हो। पर ये निर्दयी लिंजी ये तो ताकत में अंधा हो चुका है, उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा और वो कहता है चलो अब मैं तुम्हारे ऊपर एक बड़ा दाव खेलने वाला हूँ, मैं अपने सारे अचीवमेंट पॉइंट्स तुम्हें देता हूँ। देन अपने सारे अचीवमेंट पॉइंट्स को स्नोबॉल के अंदर ट्रांसफर करने लगता है जिससे वो रैंक 2 स्टेज 4 पे पहुंच जाती है। उसकी ग्रोथ रेट 24% हो जाती है और इस समय वो ऐसी लग रही है जैसे उसके अंदर कोई फीलिंग्स हैं ही नहीं। इस निर्दयी एमसी की वजह से वो सो नहीं पाई बेचारी। पर ये बदतमीज बच्चलन लिंजी ये स्माइल करते हुए ये सोचता है कि कल मैं इवोल्यूशन के दौरान एडवांस एसोसिएशन को कैसे हैरान कर दूंगा। और देखते ही देखते कल का दिन भी आ चुका है और लिंजी अपनी हाफ गर्लफ्रेंड के साथ अपने इवोल्यूशन के लिए निकल चुका है और उसकी हाफ गर्लफ्रेंड अपने खूबसूरत शरीर का पूरा इस्तेमाल करते हुए अंगड़ाइयां लेती है और एमसी से कहती है ब्रदर क्या तुम तैयार हो? पर ये बेवकूफ लिंजी अपनी नजरें झुका के बिना कोई इमोशन के साथ कहता है अरे हाँ बिल्कुल मुझे भी तो बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन चाहिए। ले वही मैं बोल रहा हूँ ये नल्ला ही मरेगा। पर लिली ने इसकी तरफ देखा भी नहीं, इससे इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहुत खुश होते हुए कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है ब्रदर, तुम तो अचानक से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गए हो, अगर तुम पुराने वाले तुम होते तो तुम अब तक तो पार्टिसिपेट भी ना करते इसमें। ये सुन के लिनी एक टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है कि लोगों का बदलना तो उनकी फितरत में होता है और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि इस शहर में आखिर ये दोनों अकेले तो नहीं होंगे, यहाँ कुछ लोग भी होंगे जो कि इन दोनों को ऐसे चलता हुआ देखेंगे भी और ये बातें भी करेंगे जैसा कि हर मानवा में होता है। ये लोग भी करने लगते हैं कि इतनी टैलेंटेड लड़की एक लूजर के साथ क्यों घूम रही है, तो दूसरी लड़की कहती है हाँ कल एक अच्छे टैलेंटेड बंदे ने इसे प्रपोज भी किया था तो फिर भी उसने रिजेक्ट कर दिया, सभी लोग इसको ये क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि तुम्हारे पास 2 संतरे नहीं है जो उसके पास हैं। भाई बोर हो गया मैं सेम डायलॉग। यहाँ एमसी ने भी ये सब कुछ सुन लिया था और वो हमें बताता है कि क्योंकि ये लड़की मेरी कजन है इसीलिए हमेशा मेरे पास घूमती है। इसका नाम है ग्वांगनिंग, ये पेनहाई नंबर 1 मिडिल स्कूल की एक जीनियस स्टूडेंट है। इसको बहुत सारे लोग एडमायर करते हैं और इससे बहुत सारे लोग जेलस भी हैं। पर ये लड़की किसी के बारे में चिंता नहीं करती। यहाँ एमसी ने बोला कि ये किसी के बारे में चिंता नहीं करती पर साफ साफ इस लड़की के दिमाग में अब भी स्नोबॉल घूम रही है और ये एमसी से पूछती भी है ब्रदर क्या तुम सच में अपने क्वालिफिकेशन एग्जाम में अपनी लिटिल स्नोबॉल का इस्तेमाल करने का सोच रहे हो? ये सुन के लिनी भी एक्साइटेड होते हुए कहता है बिल्कुल मेरी लिटिल स्नोबॉल का अंडरएस्टिमेट मत करो। लिनी को इतना ज्यादा उत्साहित देख के लड़की बहुत जोश में आ जाती है और वो जोश में उसे अपने सीने से लगाते हुए कहती है कि अगर इसमें हम दोनों पास हो गए तो मैं तुम्हें आज बहुत ज्यादा बड़ी पार्टी दूंगी। और यहाँ अभी साफ साफ नहीं बताया गया है कि ये पार्टी किस चीज की होने वाली है। यहाँ एमसी अब फंसे चिल्ला रहा था। एमसी का चेहरा पूरा टमाटर की तरह लाल हुए जा रहा था। ये लड़की ऐसे ही कंटिन्यू करती है कि यहाँ एक स्टोर है जहाँ पे मैं बहुत समय से जाना चाहती थी। तो पीछे से एक 1.5 फुट लड़की चिल्लाती है क्वांगनिंग वही रुक जाओ और वो अपने बगल में खड़े अपने भाई से कहती है ब्रदर यही वो लड़की जिसने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया। भैया मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर्स को पिघल जाने दीजिए। नहीं ध्यान से देखो जरा, इस लड़की को अंडे में से बाहर नहीं आई है और इसके बॉयफ्रेंड बनके चोरी भी हो रहे हैं। खैर हमें तो क्या ही मिलने वाला है। देन हम अपनी स्टोरी को ही कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ ग्वांगनिंग अब भी पूरे एटीट्यूड में इस लड़की को एक नजर देखती है और कहती है कौन हो तुम और कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तो ये गिलहरी गुस्से में कहती है जू होंगे मेरा बॉयफ्रेंड। तो ये लड़की भी समझ जाती है और वो कहती है ओ वो सुअर की शकल का। फिर ग्वांग उस छपरी को इमेजिन करती हुई कहती है सॉरी मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसने मुझे कल प्रपोज किया था पर मैंने उसे तुरंत रिजेक्ट कर दिया। पर मेरे ख्याल से इस पिद्दी गिलहरी के दिमाग का स्क्रू थोड़ा ढीला है, अभी एमसी ठीक करेगा। ये बेवकूफ बिना कुछ सोचे समझे ग्वांगनिंग पर ही चिल्लाने लग जाती है तू बकवास कर रही है, जरूर तूने ही उसे सेड्यूस किया होगा। अबे भाई शकल देख जाके। यहाँ ग्वांगनिंग तो अब इन लोगों के ऊपर वो ध्यान भी नहीं देना चाहती, वो सीधे जाने लगती है और कहती है कि ब्रदर चलो यहाँ से, हमें अब इनको और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तभी इस गिलहरी के भाई में कुछ तो खुजली मचती है और ये सीधे इस लड़की के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है हे तुम लोग तो मुझे बिल्कुल भी सीरियसली ले ही नहीं रहे हो, क्या मैंने तुम्हें जाने की
परमिशन दी है। अब जबकि तुमने मेरी कजन के साथ पंगे ले ही लिए हैं तो अब मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। पर इस चूजे के कंधे पे हाथ रखने की वजह से ग्वांगनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो पीछे खतरनाक लुक देते हुए कहती है छोड़ मुझे। अभी ये एटीट्यूड देखने के बाद तो इसे भी बहुत ज्यादा हैरानी होने लगती है और ये भी गुस्से में अपना पंच बनाते हुए चिल्लाता है, लड़की लगता है आज मुझे तुझे अपनी पावर का स्वाद चखाना ही पड़ेगा। और यहाँ इसका पंच फुल स्पीड में यहाँ ग्वांग की तरफ बढ़ रहा था जिससे वो भी कुछ रिएक्ट ना कर पाती शायद, पर यहाँ पर अपना एमसी तुरंत ही बीच में आ जाता है और उसके पंच को एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देख के ग्वांग भी एमसी को हैरानी से देखने लग जाती है और वो इतनी हैरान हो गई थी कि अब उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलते। और इस गिलहरी में अलग ही चुल है। ये देखने के बावजूद ये चिल्लाने लग जाती है ब्रदर खेलना बंद करो, यहाँ सभी लोग जानते हैं कि इसका कजन कितना यूजलेस है। ये सुन के अब ये और भी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो एमसी से कहता है क्या तू एक हीरो बनना चाहता है जो ब्यूटी को बचाएगा, क्यों ना पहले तू खुद को बचाए। पर अब इन बेवकूफों की अटखेलियों ने लिनिये का दिमाग का दही कर दिया था और वो गुस्से में इसको एक जोर की लात जड़ देता है। एक ही लात में ये दूर उड़ता हुआ जाता है, उड़ते हुए सीधा ही अपनी कजन के पीछे वाली दीवार में। और इसकी कजन बस अपने भाई को आवाज लगाती रहती है। उसकी कजन अपने गिरे हुए भाई की चिंता करते हुए आगे बढ़ती है और दूसरी तरफ से लिनिये भी इसके पास ही आ रहा था और अपने कोट को सही करते हुए अपनी आवाज में थोड़ा भारीपन लाते हुए कहता है हे मैं उसका ब्रदर हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधा मुझसे पूछो। ये देखने के बाद तो ये भी गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है और पीछे गुआंग भी लिनिये की ये डोमिनेटिंग पावर देखते हुए सोचती है वो लिनिये फाइटिंग में इतना ज्यादा अच्छा है। और यहाँ लिनिये भी अपनी ताकत को महसूस करते हुए सोचता है कि ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरी फिजिक स्ट्रेंथन होने के बाद मेरी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर ये कॉकरोच धीरे धीरे गुस्से में अपने दांत पीसते हुए खड़ा होने लगता है और वो कहता है कि अब तुम लोग सीधा मौत मांग रहे हो तो अब मुझे ब्लेम मत करना। देन वो खड़ा होकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके अपने बीस्ट को बाहर निकालने लगता है और समनिंग प्रोसेस में एक अजीब सी फ्लेम जलती है। इस तरफ ये दोनों भी बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है और हमें दिखाते हैं उस लाइट के अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सा भेड़िया बाहर निकलता है और इस साइन कलर के भेड़िए को गोस्ट वुल्फ कहा जाता है। ये एक बीस्ट टाइप का स्टेज 2 रैंक 1 का है और अपने बीस्ट को बाहर निकालने के बाद ये हंसते हुए कहता है हाँ बस दो हाई स्कूल के बच्चे, तुम अब भी मेरे स्टेज 2 के घोस्ट वुल्फ से फाइट करना चाहते हो। अब ऐसे बाजी को पलटता देखकर ग्वांग भी परेशान हो जाती है और वो सोचती है हाँ सच में मेरा खुद का बीस्ट रैंक 1 स्टेज 7 पर है। भले ही मुझे अपने बीस्ट पर पूरा कॉन्फिडेंस है पर जीतने के चांसेस अब भी बहुत कम है। देनो अपने बीस्ट को बाहर निकालने लगती है और वो सोचती है कि पर अब कोई रास्ता नहीं है। पर तभी एमसी ग्वांग के सामने जाता है जिससे ग्वांग भी हैरानी से चिल्लाती है ब्रदर तुम ये क्या कर रहे हो। इससे वो बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वो परेशानी में इसकी चिंता करते हुए कहती है कि ब्रदर क्या तुम अपनी लिटिल स्नोबॉल का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो। पर एमसी इसकी चिंता को वहीं पे ही खारिज करते हुए पीछे मुड़ता है और एक प्यारी स्मेल लेते हुए कहता है कि अगर तुम्हें छोटी सी भी इंजरी हो गई तो ये क्वालिफिकेशन एग्जाम में तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान देगा, तो ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो। अब ये सिचुएशन देख के छोटी सी गिलहरी तो खुशी की मारे उछलने लग जाती है और जोर से चिल्लाती है क्या तू पागल हो गया। एक ऐसा बंदा जो कि पेंगाई मिडिल स्कूल में सबसे घटिया क्वालिफिकेशंस लेके बैठा है वो ऐसे शब्द क्या भी कह सकता है। और वो अपने भाई से कहती है कि इसे एक अच्छा सबक सिखाओ और इसका भाई भी बेवकूफों की तरह अपने भेड़ियों को आगे बढ़ने की कह देता है। पर यहाँ लिनिये वो तो शांति से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और स्नोबॉल को समन करने लगता है। उसके आते ही चारों तरफ स्मोक फैल जाती है और स्नोबॉल की प्रेजेंस को सेंस करते ही इस घोस्ट वुल्फ के चेहरे पे खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। पर क्योंकि वो अपना मुंह उठा के ही आगे बढ़े जा रहा था इसीलिए सबसे पहले उसका मुंह ही बर्फ में जमने लगता है और वो कुछ कर पाता उससे पहले ही हमारी प्यारी सी स्नोबॉल बाहर निकालती है और अपने हाथ जोड़ के एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन का इस्तेमाल करती है जिससे अगले ही पल वो घोस्ट वुल्फ एक चमचमाता हुआ आइस स्टैच्यू में कन्वर्ट हो जाता है। और स्नोबॉल को घोस्ट वुल्फ का ऐसा हाल करते देख के इन दोनों के भी चेहरे से होश उड़ गए थे। इनके चेहरे पर खौफ साफ साफ नजर आ रहा था। यहाँ ग्वेंग भी खुशी से पूछती है क्या यही लिटिल स्नोबॉल है, तो अपना एमसी भी हंसते हुए कहता है हाँ लिटिल स्नोबॉल इवॉल्व हो गई और अब इसे आइस क्रिस्टल स्प्रिट कहा जाता है। यहाँ पीछे ये दोनों ही भाई बहन चिल्ला रहे थे कि घोस्ट वुल्फ जल्दी बाहर निकलो, पर शायद अब स्नोबॉल को भी बहुत गुस्सा आ गया है जो कि उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है। वो अपनी आइसिकल स्किल का यूज करती है जिससे उसके आसपास बहुत सारे आइस के स्पीयर बन जाते हैं और स्नोबॉल इन आइसिकल्स को सीधा ही घोस्ट वुल्फ के स्टैच्यू पे शूट कर देती है जिससे वो स्टैच्यू चकनाचूर हो जाता है जिसके टुकड़े सीधे ही उसके मालिक के पैरों तले गिरते हैं। ये देख के तो इसकी फटके 64 हो जाती है और इसे इस सबके ऊपर भरोसा ही नहीं होता और वो अपने एमसी की ताकत को इम्पॉसिबल ही बताने लगता है। ये पागलों की तरह चिल्लाने लग जाता है कि तुम तो हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, तुम्हारे पेट बीस्ट के स्ट्रेंथ रैंक 1 के स्टेज 9
लाइन से ज्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबल भी कैसे, मेरा स्टेज 2 का बीस्ट एक ही अटैक में कैसे मारा जा सकता है। उसी के बगल में खड़ी ग्लैरी कहती है ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए, तो उसका भाई भी कहता है यहाँ मैंने भी नहीं सोचा था कि उसके पास भी रैंक 2 का बीस्ट होगा, हमने थोड़ा मिस कैलकुलेट कर लिया, तो चलो अब चले यहाँ से। तभी अपना लिनी गुस्से में कहता है हे क्या मैंने तुम्हें जाने की परमिशन दी। ये सुन के तो ये दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं, इनके चेहरे से भी पानी की तरह पसीने टपकने लगते हैं, कंफ्यूजन में इनका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। यहाँ स्नोबॉल भी अपनी आइसिकल स्किल का इस्तेमाल कर लेती है इनके सामने, और अब फिर से बाजी को पलटता देख के ये बंदा भी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये फटाक से अपने एमसी के पास आता है और उसे बिग ब्रदर बुलाते हुए उसके सामने झुक जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि मेरी ही गलती थी। यहाँ पर अपना एमसी कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी नहीं चाहिए, बल्कि जिसे तुम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो उससे माफी मांगो। इसकी ये शार्प टोन देख के सीधे ही उस लड़के के पास आता है और सीधे उससे माफी मांगने लगता है। वो यहाँ ग्वांग को अपनी क्लासमेट बोलते हुए एक बार माफी की भीख मांगने लगता है और वो कहता है कि वो जब वापस जाएगा तो वो जुओ होंग को भी एक अच्छा सबक सिखाएगा। जुओ होंग वही है जिसे ये छोटी ग्लैरी अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी, और इस बेवकूफ को अब भी सिचुएशन का पता नहीं चला है। ये गर्म तवे पे हाथ रखने की कोशिश कर रही है। ये कहती है बिग ब्रदर ये आप क्या बकवास कर रहे हो, पर तभी उसका बिग ब्रदर पीछे मुड़ता है और एक जोर का रख के देता है उसके गाल पर, और वो चिल्लाता है कि तू अब भी माफी नहीं मांग रही है। एक ही थप्पड़ में ग्लैरी की हालत खराब हो जाती है। तो यहाँ पर ग्वांग भी कह देती है भूल जाओ बस जल्दी से यहाँ से निकल लो। तो ये बंदा भी हाँ करने लगता है। तो लिनी भी अपनी प्यारी स्नोबॉल के सर पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है अब इन आइसिकल्स को हटा दो। देन स्नोबॉल भी सारे आइसिकल को गायब कर देती है और ये दोनों भाई बहन जैसे ही दूर चले जाते हैं यहाँ ग्वांग का एटीट्यूड तुरंत ही बदल जाता है। वो लिनी के सामने विक्ट्री के पोजेस बनाते हुए कहती है कि ब्रदर तुम तो ऑसम हो, आखिर तुमने ये किया कैसे, वो रैंक 2 का घोस्ट वुल्फ था, आखिर ये आइस क्रिस्टल स्प्रिट का क्या चक्कर है, और क्या ये लिटिल स्नोबॉल फिर से इवॉल्व कर सकती है। तो लिनी भी अपनी प्यारी स्नोबॉल के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि हाँ ये सही है, ये और इवॉल्व कर सकती है, पर हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, चलो चलते चलते ही बात करते हैं, हमें जल्दी से क्वालिफिकेशन वेन्यू तक पहुंचना पड़ेगा। फिर हमारा सीन चेंज होकर इंपीरियल बीस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग में आ जाता है और यहाँ बहुत सारे एग्जामिनीज पहले ही आ चुके थे। ये लोग एक बड़े से पत्थर की तरफ देख रहे थे जिसके बीचों बीच एक अजीब सा ग्रीन कलर का स्टोन था जो कि काई की तरह लग रहा था। इस पत्थर का नाम है ओरिजिन स्टोन। कुछ लोग इस पत्थर को देख के बहुत हैरान हो रहे थे तो कुछ लोगों को ये पत्थर ज्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था। पर यहाँ लिनी अपनी कमर टेढ़ी करके अपने ख्यालों में खो जाता है और वो सोचता है कि ये इस साल का आखिरी क्वालिफिकेशन असाइनमेंट होने वाला है। कुछ लोग अपनी बीस्ट मास्टर की क्वालिफिकेशन हमेशा के लिए खो देंगे और कुछ लोग इसे पास करके इंपीरियल बीस्ट मास्टर अकेडमी में दाखिला लेके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे और मुझे भी इसमें सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। तभी इन सभी का ध्यान किसी एक व्यक्ति की तरफ मुड़ने लगता है और हमें दिखाते हैं एक मिडिल एज का व्यक्ति जिसके एक हाथ में एक अजीब सा बैच और दूसरे हाथ में एक अजीब सी फाइल है। ये अपने गार्ड्स के साथ आते आते सभी लोगों को वेलकम करता है और आज के अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असाइनमेंट में सबका स्वागत करता है और वो कहता है कि जब तुम सब लोग अंदर आए होगे तो तुम्हें एक छोटा सा ब्राउन्ज मेडल दिया गया होगा जिसके ऊपर लो, मीडियम, हाई और सुपर लिखा होगा। तुम लोग असाइनमेंट की डिफिकल्टी को अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जितनी हाई डिफिकल्टी उतना ज्यादा अच्छा और उतने ही अच्छे रिवॉर्ड्स। देन अब तुम स्क्रीन के ऊपर देखो, ये स्क्रीन मतलब कि ओरिजिन स्टोन पे जो जेड है उसी की स्क्रीन की बात कर रहा है। उसके अंदर सारी डिफिकल्टीज और उन डिफिकल्टी को पास करने के बाद उनको क्या रिवॉर्ड मिलेगा वो सब कुछ लिखा था। अगर कोई लो डिफिकल्टी में पास करेगा तो उसका स्पिरिट 1 से इंक्रीज हो जाएगा और उसके पेट की ग्रोथ रेट 5% इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई मीडियम डिफिकल्टी को पास करता है तो उसकी स्पिरिट में 2 पॉइंट, फिजिक में 1 पॉइंट और उसके पेट की ग्रोथ रेट 10% से इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कोई हाई डिफिकल्टी में पास करता है तो उसकी स्पिरिट में 3 पॉइंट, फिजिक में 2 पॉइंट, ग्रोथ रेट 20% से इंक्रीज होगी और एक नए बीस्ट का स्लॉट भी ओपन हो जाएगा। और अब सबसे हार्ड सुपर डिफिकल्टी, अगर कोई इसको पास करता है तो उसकी स्पिरिट में 5 पॉइंट, फिजिक में 3 पॉइंट, उसके पेट की ग्रोथ रेट 30% से इंक्रीज होगी और उसके लिए सेकंड बीस्ट पेट का स्लॉट ओपन हो जाएगा। ये सारे रिवॉर्ड्स देख के सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एक लड़की कहती है कि अगर मैंने सुपर डिफिकल्टी को पास कर दिया तो ये बहुत अच्छा होगा। ये सुन के मोटा उसके सपने तोड़ते हुए कहता है कि सपने देखना बंद करो, 10 में से सिर्फ एक ही पर्सन हाई डिफिकल्टी को पास कर पाता है और सुपर डिफिकल्टी के बारे में तो सोचो भी मत। इस बार मुझे पहले लोएस्ट डिफिकल्टी को पास करके अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर बनना है। तो वो लड़की भी एकदम चुप रह जाती है। यहाँ ग्वेन एमसी से पूछती है कि तुम कौन सी डिफिकल्टी को चूज करने वाले हो, पर एमसी तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और वो इसको कुछ नहीं बोलता। यहाँ टीचर बच्चों से कहता है कि डिफिकल्टी चूज करने से पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूंगा। इस एग्जाम से तुम्हारा भविष्य भी जुड़ा हुआ है तो इसे ध्यान में रख के ही अपनी डिफिकल्टी को चुनना। अपनी खुद की ताकत को ध्यान में रख के उसी डिफिकल्टी को चुनो जिसे तुम पास कर सको। ये सुन के यहाँ गॉन भी कुछ सोच में पड़ जाती है और वो अपने बैच पे अपनी डिफिकल्टी को चुनने लगती है।
फिर हमारा सीन चेंज होकर उस टाइम पे आ जाता है जब सभी बच्चों ने अपनी डिफिकल्टी को चूज कर लिया है और वो सारे रिजल्ट ओरिजिनल स्टोन पे लिखे हुए हैं। यहाँ 46 लोगों ने लोएस्ट डिफिकल्टी को चुना है, ये सबसे ज्यादा है, और मीडियम डिफिकल्टी को सिर्फ 10 लोगों ने चुना है, हाई डिफिकल्टी को सिर्फ एक ने चुना है और एक ने सुपर डिफिकल्टी को भी चुना है। ये रिजल्ट देख के कुछ बच्चे तो मजाक उड़ाने लगते हैं कि किस बंदे ने सुपर डिफिकल्टी को चुना है, क्या वो अभी नींद से जागा नहीं, अभी तुम्हारे हाथ फिसल रहे हैं, कैसा बड़ा इडियट है। फिर हमें एक बैच को दिखाते हैं जो कि सुपर डिफिकल्टी पे ग्लो कर रहा है, और जैसा कि हमने सोचा था ये बैच अपने एमसी का ही है। पीछे लोग बात कर रहे थे कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, वो इस साल इंपीरियर एकेडमी में तो नहीं जा रहा। दुनिया गुआंग भी एमसी के बैच को ग्लो करते हुए देख लेती है और वो तुरंत ही बहुत घबराती हुई इसमें चिल्लाने लग जाती है, क्या ब्रदर तुमने सुपर डिफिकल्टी को चुन लिया, अगर तुम हार गए तो तुम इस बार बीस्ट मास्टर एकेडमी में अप्लाई नहीं कर पाओगे। और इसके इतने ज्यादा उत्साहित होने की वजह से इसके दो गुब्बारे अभी भी उछल रहे थे और अपना एमसी यहाँ पर सी देख के सोचता है रिलैक्स रिलैक्स, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एमसी का पता चलने के बाद तो ये एमसी के पास आके भिंडी बाजारी बना लेते हैं और उसको ताने मारने लगते हैं। पीछे से इंस्ट्रक्टर भी कहता है यंग वन, क्या तुमने मेरी बातों को सुना नहीं था कि तुम्हें ध्यान से चुनना चाहिए। तो एमसी इंस्ट्रक्टर की तरफ देखते हुए कहता है ये डिसीजन मैंने केयरफुली डिसाइड करके ही चुना है। तो ये इंस्ट्रक्टर भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इसके ऊपर अपना ऑरा प्रेशर रिलीज करने लगता है। वो गुस्से में एक भारी आवाज में कहता है तो तुम्हारा मतलब कि तुम सुपीरियर डिफिकल्टी को पास कर सकते हो। पर अपना एमसी से बिल्कुल नहीं घबराता, वो बिना एक सेकंड भी हिचकिचाए तुरंत ही कहता है ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ इंस्ट्रक्टर भी अपना मूड तुरंत ही बदल लेते हैं और वो हंसते हुए कहते हैं कि अभी जवान लड़के कितने ज्यादा घमंडी हैं, मैंने पहले ही तुम्हें एडवाइस दी है, अगर तुम आग से खेलना ही चाहते हो तो अभी तुम्हारे ऊपर है। देन इंस्ट्रक्टर ओरिजिन स्टोन के पास आते हुए कहते हैं कि अब जब सभी ने अपनी डिफिकल्टीज को चुन लिया है तो अब मैं ये अनाउंस करता हूँ, ये असाइनमेंट शुरू किया जाता है। देन सारे बच्चे अपनी अपनी जगह ढूंढ के एक जगह पे बैठ जाते हैं ओरिजिन स्टोन के सामने। देन उस स्टोन के अंदर से एक अजीब सा ऑरा रिलीज होता है और बहुत ज्यादा लाइट निकलने लगती है। वो लाइट इस स्टोन के जेड के अंदर से निकल रही थी और इस लाइट ने इन सारे बच्चों के एक अजीब से बबल में ट्रैप सा कर लिया था और ये पूरी चीज इंस्ट्रक्टर देख पा रहे थे उसी ओरिजिन स्टोन की स्क्रीन पर। और इंस्ट्रक्टर ने अपने एमसी की रिपोर्ट भी देख ली थी, यहाँ से उसको पता चल गया था कि ये लिंजी है और उसको ये पार्ट इंस्ट्रक्टिव लग रहा था, इसीलिए वो इसको खुद इंस्ट्रक्ट कर रहा था, मतलब कि खुद ही देख रहा था। और उस बबल के अंदर से अपने एमसी की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर होकर एक अजीब सी एरिना में जाती है जहां पर कूदने के बाद अपना एमसी खड़ा होता है और वो सोचने लगता है, ऐसा लगता है कि मैं ओरिजिन स्टोन की वर्चुअल रिलम में आ गया हूं। और हमें बताया जाता है कि इस वर्चुअल रिलम में तुम जितने भी ज्यादा इंजर्ड हो जाओगे, भले तुम्हारा पेट मर ही क्यों ना जाए, तुम्हें रियल टाइम में कुछ इफेक्ट नहीं होगा। ये चीज अपने एमसी को भी पता होती है, इसीलिए वो अंगड़ाइयां मारते हुए कहता है कि अब मुझे यहाँ पर चिंता करने की जरूरत है नहीं, मैं ऑल आउट जा सकता हूँ। तो इसके सामने सिस्टम स्क्रीन आ जाती है जिससे ये बहुत हैरान हो जाता है और अलर्ट हो जाता है। और इस स्क्रीन पे लिखा था कि घोस्ट वुल्फ को मारने की वजह से तुम्हें अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं जो कि तुमने अभी तक क्लेम नहीं किए हैं। ये देख के वो खुशी से चिल्लाता है, क्या मैं यहाँ से भी सिस्टम को एक्सेस कर सकता हूँ। देन वो अपने रिवॉर्ड्स को क्लेम करने का ऑर्डर दे देता है। अगले पल एक नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हें 100 अचीवमेंट पॉइंट्स और एक स्पिरिट क्रिस्टल मिला है। तो लेने भी बिना समय गवाए एक स्पिरिट क्रिस्टल और 100 अचीवमेंट पॉइंट्स को यूज करने का भी ऑर्डर दे देता है, जिससे अगले पल उसका स्पिरिट एट्रीब्यूट 1.8 से 2.8 हो जाता है और यहाँ लिटिल स्नोबॉल भी ग्रो करने लगती है। उसकी ग्रोथ रेट 24% से इंक्रीज होकर 44% हो जाती है। उसकी रैंक 2 स्टेज 4 इंक्रीज होकर रैंक 2 स्टेज 6 हो जाती है। ये देख के अपना एमसी बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है कि इस बार जीतने के चांसेस मेरे बहुत ज्यादा है। तभी इस अरीना में एक अनाउंसमेंट होती है और एमसी का अपोनेंट आने लगता है बाहर, जो कि एक अजीब सा ही मॉन्स्टर था और इस मॉन्स्टर का नाम है फ्लेम लिजर्ड और ये रैंक 1 स्टेज 7 का मॉन्स्टर है। तो अपना एमसी सोचता है क्या सुपीरियर डिफिकल्टी तो बहुत हार्ड होनी चाहिए ना, फिर यहाँ रैंक 1 का मॉन्स्टर क्यों है। ये सुन के फ्लेम लिजर्ड भी नाराज हो जाता है और वो अपनी फ्लेम थ्रोअर का इस्तेमाल करके लिनिये पर हमला करने लगता है। पर अपना एमसी तो बस शांति से अपनी स्नोबॉल से कहता है आइसिकल का इस्तेमाल करो। ये सुन के अपनी स्नोबॉल भी वही करती है और उसके आसपास बहुत सारे आइसिकल आने लगते हैं जिनके अंदर से बहुत ज्यादा स्मोक निकल रही थी और ये आइसिकल सीधे उसकी फ्लेम थ्रोअर से टकराते हैं। एक बहुत ही जायंट स्मोक का धमाका होता है और चारों तरफ बर्फीली धुंध फैलने लगती है और जब ये धुंध हटती है हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर भी घोस्ट वुल्फ की तरह ही आइस का स्टैचू बन चुका है। ये तो होना ही था, घोस्ट वुल्फ तो फिर भी रैंक 2 का बीस्ट था, ये तो रैंक 1 का ही है। ये देख के अपना एमसी कहता है कि मेरी आइसिकल लगता है कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। अनाउंसमेंट भी हो जाती है तुमने पहला राउंड को पास कर लिया है और टोटल 5 राउंड्स होंगे। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है और उसी गेट के अंदर से एक पट्टियों में लपटी लपटी एक बैंडेज सी मम्मी सी आने लगती है। ये भद्दा सा मॉन्स्टर एक अनडेड है, ये रैंक 1 स्टेज 9 पर है। ये देख के अपना एमसी सोचता है कुछ लोगों के लिए रैंक 1 स्टेज 9 भी एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैलेंज हो सकता है, पर मेरे लिए बच्चों का खेल है। और ये सब कुछ इंस्ट्रक्टर भी देख रहे थे और ये देख के वो कहते हैं कि बदबूदार बच्चे, ये तो तू थोड़ा लकी हो गया था, इसलिए पिछले राउंड में तेरे अपोजिट एट्रीब्यूट वाला मॉन्स्टर था, असली चैलेंज तो अब शुरू होगा। यहाँ हमें दिखाते हैं कि एमसी ने तो सेकंड लेवल भी पास कर दिया था और यहाँ पर अब आ चुका है थर्ड लेवल और ये मॉन्स्टर बिल्कुल भी आसान तो नहीं लग रहा है, इसकी आंखों से ही पता चल रहा है। और ये आते ही एक जोर की दहाड़ लगाता है और हमें इसके बारे में बताते हैं ये एक ब्लीच मॉन्स्टर है। ये प्लांट टाइप रैंक 2 स्टेज 2 का बीस्ट है और ये बस थर्ड लेवल ही है अभी तक और एमसी को जाना है अभी टोटल लेवल 5 तक और अभी से ही एमसी के सामने रैंक 2 स्टेज 2 का बीस्ट आ चुका है। तो अब तुम लोगों को क्या लगता है वो पूरे 5 राउंड को टैकल कर पाएगा? इसके लिए तो तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तो इसके
सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं और इसके चैप्टर आते रहते हैं क्योंकि नई शुरू हुई है अभी ये। तो ठीक है, जैसे ही चैप्टर्स आएंगे मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में इस सीरीज के बारे में बताओ कि मुझे ये कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ज्यादातर ज़ॉम्बी पेट वाली मानवा का बिल्कुल ही फोटोकॉपी है। 3 बस इसके सीन्स और सिनेरियोस अलग अलग हैं, बाकी तो अब तुम लोग बताओ, तुम ही लोगों पे डिपेंड करता है कि मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूँ कि नहीं। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताते रहो, अपने ओपिनियंस को शेयर करो और अब तुम लोगों को हैप्पी संक्रांति।